हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव पटेल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब कोई अपराध होता है तो हम पुलिस स्टेशन पर जाकर एफआईआर लिखवाते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एफआईआर क्या होती है? एफआईआर से जुड़े हुए आपके कौन कौन से अधिकार हैं? जीरो एफआईआर किसे कहते हैं? इसका उपयोग कब किया जा सकता है? जीरो एफआईआर को कब और कैसे लिखवाते हैं? इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। अपराध दो तरह के होते हैं। एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, जिसे हिंदी में संज्ञेय अपराध कहते हैं तथा उर्दू में संगीन अपराध कहा जाता है। मतलब उस व्यक्ति ने बहुत खतरनाक काम किया है या जुर्म किया है। यदि आप मूवी देखते हैं तो आपने ऐसा ज़रूर सुना होगा कि इसने संगीन अपराध किया है। यह खतरनाक क्राइम की श्रेणी में आता है, जैसे किसी का मर्डर कर देना, जलाकर मार देना, रेप कर देना। यह सब छोटे मोटे अपराध नहीं हैं, यह सब बड़ी चीज़ें मानी जाती हैं। मान लो डकैती करके किसी के डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए हैं तो यह बड़े अपराधों की श्रेणी में आएगा और यह संज्ञेय अपराध कहते हैं। दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध कम खतरनाक नहीं है। मान लीजिए आपका कोई सिम या मोबाइल कार्ड या डॉक्यूमेंट जिनका मिसयूज हो सकता था, यदि जो मिल जाएं तो अच्छा है, नहीं मिलें तो कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन हाँ, मिसयूज का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरह के कुछ मामूली मैटर होते हैं। मान लीजिए किसी से झगड़ा हो गया है, उसने आपको थप्पड़ रसीद कर दिया। मान लो किसी बात को लेकर किसी से बहस हो गई है, तो ऐसे मामलों में बाद में कंप्रोमाइज़ हो सकता है। इस प्रकार के मामलों को असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। हम इन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहते हैं। जो इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है उसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एनसीआर कहते हैं। इसका नियम यह है कि एनसीआर को पुलिस उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, ना ही उतनी गंभीरता से जांच करती है। 90 दिन के अंदर पुलिस अपने सीनियर अधिकारी या मजिस्ट्रेट को कहती है कि यह नॉर्मल मैटर था, इसे छोड़ देते हैं। रिकॉर्ड में इसका यूज रख लेते हैं। नहीं तो यह बंदा कह रहा है कि इसकी सिम गायब हुई है या डॉक्यूमेंट कुछ भी गायब हुआ है, अगर उसका कुछ मिसयूज होता है तो एनसीआर लिखने की डेट से पहले कोई भी मिसयूज होता है तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाएगी। मान लो मेरा मोबाइल 20 जनवरी को गायब हुआ है और 18 जनवरी को मेरे मोबाइल से किसी के लिए धमकी दे दी गई है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे। हम तो रिपोर्ट लिखवा रहे हैं कि हमारा मोबाइल 20 जनवरी को गायब हुआ है, तो ये ज़रूरी रहता है कि इसको हल्के में मत लीजिएगा। सीआरपीसी की धारा 154 के अनुसार पुलिस के लिए एफआईआर लिखना बहुत ज़रूरी रहता है, यह उनका कर्तव्य भी है। संगीन अपराध के मामलों में भले ही वह व्यक्ति आपके थाना क्षेत्र का ना हो, हर हाल में आपको एफआईआर लिखना है। फिर जब एफआईआर लिखी जाती है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले व्यक्ति हैं जिसकी एफआईआर लिखी जा रही है। एफआईआर का एक सीरियल नंबर होता है, जिसे एफआईआर नंबर भी कहते। मान लीजिए आपका एफआईआर नंबर 2021/180 है, मतलब उस थाने में 2021 साल में आपका मुकदमा 180वें नंबर पर था। हर थाने का अलग अलग एफआईआर नंबर होता है। यहाँ पर 2021 साल को दिखाता है। पुलिस आगे जांच करती है। इस एफआईआर का वैल्यू बहुत होता है ऑल ओवर इंडिया में। अब तो एफआईआर ऑनलाइन भी लिखा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करें जीरो एफआईआर की। जीरो एफआईआर का मतलब होता है उस एफआईआर का कोई नंबर नहीं दिया जाता है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस मुंबई में हुआ और जो घटना स्थल था वो मुंबई था, और चूँकि उसके पापा जो पिताजी थे वो पटना में रहते थे, तो उन्होंने एफआईआर पटना में लिखवा दिया। किसी भी थाना को यह अधिकार नहीं है कि वह दूसरे थाना के केस अपने यहाँ एफआईआर करे। वह एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन उस एफआईआर को कोई नंबर नहीं दे सकते हैं। एफआईआर के आगे जीरो लिख दिया जाता है। यह एफआईआर का नंबर नहीं है। पुलिस को कहने को हो जाता है कि यह हमारे पास आया था, इसके लिए इसका एफआईआर लिखा गया, कहने को हो जाता है। यदि एफआईआर नहीं लिखेंगे तो सीआरपीसी की धारा 154 के तहत अपराधी माने जाएंगे, तो उसे जीरो एफआईआर कहते हैं। जीरो एफआईआर के तहत पुलिस आपको नॉर्मल पूछताछ के लिए बुला सकती है, लेकिन वारंट इशू नहीं कर सकती है। वारंट का मतलब होता है कि आपको पेश होना ही पड़ेगा। पेश ना होने पर पुलिस आपको उठा के ले जा सकती है, आपको आना ही पड़ेगा। सुशांत केस में पटना की पुलिस महाराष्ट्र गई थी, इसलिए जब कभी भी घटना होती है, अगर उस घटना स्थल के अलावा किसी दूसरे थाना क्षेत्र में एफआईआर
लिखवा देते हैं तो ऐसी एफआईआर को जीरो एफआईआर कहते हैं, क्योंकि 19-20 किलोमीटर पर तो थाना क्षेत्र बदल जाता है। कई बार ऐसा भी होता है जो क्रिमिनल होता है उसका उस थाना क्षेत्र में वर्चस्व होता है, उसके खिलाफ एफआईआर नहीं लिखा जाता है। एफआईआर लिखा जाता है, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। एफआईआर की वैल्यू ज़्यादा होती है एनसीआर की अपेक्षा। एफआईआर के बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात पता लगाती है क्या सच में एफआईआर सही है या गलत। दोस्तों, अगर एफआईआर सही है तो उसने क्या गलत काम किया था। मान लीजिए आपके ऊपर किसी ने चाकू से हमला किया है तो यह हत्या की कोशिश का केस माना जाएगा। तब पुलिस बाकायदा एक चार्जशीट बनाती है। उस चार्जशीट को हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं कि आरोप लगा है कि आपके ऊपर इतनी धाराएं लगाई गई हैं। आरोप पत्र दायर होने के बाद पुलिस का काम खत्म और कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। कोर्ट में सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कार्यवाही होती है। चार्जशीट के पहले आप पुलिस से सांठगांठ कर सकते हैं, नेता की पैरवी लगा सकते हैं। चार्जशीट फाइल होने के बाद आप इसे चेंज नहीं कर सकते। मूवी में ज़रूर देखा होगा कि लोग एफआईआर को फाड़ देते हैं। एफआईआर को फाड़ना एक अपराध माना गया है। हर एफआईआर का एक सीरियल नंबर होता है। चार्जशीट के बन जाने के बाद जब आपको मजिस्ट्रेट या जज के पास जाते हैं तो सीआरपीसी के तहत आप पर मुकदमा चलता है। जमानत मिलेगी तो जेल से बाहर रहिएगा, जमानत ना मिलेगी तो जेल के अंदर रहिए। नॉर्मल मैटर में जमानत दे दी जाती है, यदि खतरनाक मैटर है तो जमानत नहीं दी जाएगी। जानते हैं कि यदि इस अपराधी को जमानत दे दी गई तो यह बड़ा अपराध कर देगा। जैसे अजमल कसाब को जमानत नहीं मिली थी, नॉर्मल लोगों को जमानत मिल जाती है। कई बार लोग एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत ले लेते हैं, लेकिन अग्रिम जमानत नॉर्मल मैटर पर ही मिलती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।